बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था रेडिएशन एक्सपोजर को। आज हम देखेंगे कि अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी पर रेडिएशंस फॉल करती हैं तो व्हाट आर द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज रेडिएशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में रेडिएशन एक्सपोजर को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि व्हाट आर द बैकग्राउंड रेडिएशंस और व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दीज बैकग्राउंड रेडिएशंस। डियर स्टूडेंट, हम अपनी रूटीन लाइफ में जब भी किसी भी क्वांटिटी की बात करते हैं तो उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज की जाती हैं डिफरेंट यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम स्केल यूज करते हैं और डिफरेंट यूनिट्स किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर की हेल्प लेते हैं। इसी तरह अगर हमने मैसेज को मेजर करना है तो हम डिफरेंट बैलेंस यूज करते हैं और यूनिट्स यूज करते हैं किलोग्राम, ग्राम एंड मिलीग्राम एंड फर्दर, और कई यूनिट्स हैं जो आप मैस को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह टाइम को मेजर करने के लिए भी वॉच यूज करते हैं और डिफरेंट यूनिट्स आप यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की, तो ऑब्वियसली अगर हमने ये मेजर करना है कि कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स कितनी रेडिएशंस को पर सेकेंड या पर मिनट एमिट करता है, तो वो क्या यूनिट होगा जिसके थ्रू हम ये अमाउंट मेजर कर सकेंगे। और अब अगर कोई भी बॉडी इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है तो किस यूनिट की हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि उस बॉडी ने कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब की है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स से एमिट होने वाली रेडिएशंस को मेजर करने वाली यूनिट्स। जब भी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशंस एमिट करता है तो जो हम SI यूनिट फॉर दीज रेडियो एक्टिव रेडिएशंस यूज करते हैं वो कहलाती है becquerel। 1 becquerel is defined as 1 disintegration per second। इसका मतलब है कि अगर कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स 1 सेकेंड में एक डिसइंटीग्रेशन कॉज करता है तो उसे हम 1 becquerel कहेंगे। इसके साथ एक अल्टरनेटिव या बिगर यूनिट यूज की जाती है जिसे कहा जाता है क्यूरी। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 into 10 to power 10 disintegrations per second। क्यूरी एज कंपेयर टू becquerel एक बिगर यूनिट है। किसी भी बॉडी से जब रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिट होती हैं तो इन एमिटेड रेडिएशंस की अमाउंट को मेजर करने के लिए आप यूज करते हैं becquerel एंड क्यूरी। अब अगर ये रेडिएशंस कोई बॉडी एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब डोज कितनी है उसको मेजर करने के लिए हम जो रिलेशनशिप यूज करते हैं वो है ये। इस रिलेशनशिप में D इंडिकेट करता है डोज को। D stands for the dose of the emitted radiations which is absorbed by some mass, और E इंडिकेट कर रहा है एनर्जी और M इंडिकेट कर रहा है mass को। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डोज ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन आप डिफाइन कर सकते हैं एज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय सम mass या एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट mass ऑफ द बॉडी। डोज और एनर्जी को अगर आप लिंक करें तो जो यूनिट बनेगा डोज का उसका नाम है ग्रे। 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल पर केजी। क्योंकि एनर्जी के लिए हम यूनिट यूज करते हैं जूल और मैस के लिए हम यूज करते हैं केजी। इन दोनों यूनिट्स को यूज करते हुए एब्जॉर्ब्ड डोज की जो यूनिट है दैट इज जूल पर केजी, और इस जूल पर केजी को आप 1 ग्रे कहते हैं। इससे फर्दर स्मॉलर यूनिट भी है फॉर मेजरिंग एब्जॉर्ब डोज, और ग्रे से जो स्मॉलर यूनिट है वो कहलाता है रेड। 1 रेड इक्वल्स टू 0.01 ग्रे। रेड बेसिकली एब्रीवेशन है रेडिएशंस एब्जॉर्ब डोज की।
So 1 rad is the smaller unit for measurement of the absorbed dose and gray is the bigger unit for measurement of absorbed dose. अब जब ये रेडिएशंस किसी भी बॉडी पर फॉल करती हैं और एनर्जी को डिपॉजिट करती हैं तो कितना डैमेज ये रेडिएशंस कॉज करती हैं, अगर आपने वो डैमेज कैलकुलेट करना है तो आप इफेक्टिव डोज की टर्म यूज करेंगे. So, to measure how much damage is caused by these radioactive radiation is calculated by effective dose. और effective dose की equation कुछ इस तरह से होगी, जिसमें आपने देखा कि effective dose is equal to dose absorbed multiply RBE factor. इस equation में RBE stands for Relative Biological Effectiveness. अगर आप इस RBE फैक्टर को डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी. It is a factor which gives the ratio of biological effectiveness produced by one type of ionizing radiations relative to the other type of ionizing radiations having same amount of absorbed energy. इसका मतलब RBE फैक्टर दो डिफरेंट absorbed energies के corresponding प्रोड्यूस होने वाला इफेक्ट का रेशो आपको देता है. RBE फैक्टर को पहले Q फैक्टर भी कहा जाता था. अगर किसी भी रेडिएशन का RBE फैक्टर या Q फैक्टर 1 या 1 से लेस हो तो वो रेडिएशन सेफ साइड पर होती हैं. लेकिन अगर किसी रेडिएशन का RBE फैक्टर 1 से ग्रेटर हो तो वो रेडिएशंस फिर हार्मफुल रेडिएशंस कहलाती हैं. इस वक्त आप डिफरेंट रेडिएशंस के RBE या Q फैक्टर्स देख रहे हैं. बीटा, गैमा और एक्स रेज का RBE फैक्टर 1 है. सो ये रेडिएशंस एक सेफ साइड पर हैं. लेकिन अगर आप स्लो न्यूट्रॉन, फास्ट न्यूट्रॉन और फिर अल्फा रेज को देखें तो इनके RBE फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, विच इज 5, 10 एंड 20. इसका मतलब ये हुआ कि फास्ट या स्लो न्यूट्रॉन या अल्फा रेज ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं फॉर अ ह्यूमन बॉडी. अब ये इफेक्टिव डोज आपने जिन यूनिट्स में मेजर करनी है उसके लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो है सिवरेट. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर आप इफेक्टिव डोज की यूनिट लिखें तो वो कुछ इस तरह से होगी. 1 सिवरेट इज इक्वल टू 1 ग्रे मल्टीप्लाई RBE फैक्टर. इसके अकॉर्डिंग 1 सिवरेट या सिवरेट वो यूनिट है जो इफेक्टिव डोज को मेजर करने के लिए यूज होती है. इफेक्टिव डोज की एक और भी यूनिट है जिसे कहा जाता है रेम और ये एक स्मॉलर यूनिट है. 1 रेम इज इक्वल टू 0.01 सिवरेट. सो डियर स्टूडेंट, अगर आपने इफेक्टिव डोज किसी भी बॉडी की मेजर करनी है या किसी भी बॉडी पर क्या इफेक्टिव डोज एब्जॉर्ब हो रही है उसको मेजर करना है तो आप यूज करेंगे सिवरेट या फिर रेम. हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट के वर्कर हैं या माइन के वर्कर हैं तो आप अपनी डेली लाइफ में रेडिएशंस को रिसीव कर रहे होते हैं. अगर कोई भी ऐसा वर्कर वीकली 1 मिली सिवरेट की डोज को रिसीव करता है तो इट इज अ सेफ साइड रिसीविंग रेडिएशंस. लेकिन अगर वो ज्यादा अमाउंट रिसीव करता है तो वो ऑब्वियसली उसके बॉडी के लिए डेंजरस होती हैं. और 3 सिवरेट एक ऐसी अमाउंट है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेथ को कॉज कर सकती है. ये रेडिएशंस जब भी किसी भी बॉडी पर फॉल करती हैं तो अगर इनकी अमाउंट कंट्रोल्ड अमाउंट ना हो तो ये कॉज कर सकती हैं हेयर फॉल, स्किन बर्निंग, आईज का डैमेज और इसके अलावा आपके वाइट ब्लड सेल्स की अरेंजमेंट या DNA को भी ये डैमेज कर सकती हैं. ये रेडिएशंस जब किसी सेल पर फॉल करती हैं तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि सेल विल रिप्रोड्यूस इटसेल्फ.
उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, उसने खुद को रिप्रोड्यूस कर लिया। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि सेल ने खुद को रिप्रोड्यूस तो किया लेकिन एक गलत अंदाज में। The meaning is this: the cell will reproduce itself but in a wrong pattern, और ये wrong pattern with time कैंसर को कॉज करता है। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि जब ये रेडिएशन किसी सेल पर फॉल करें तो वो सेल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि अगर आप किसी भी बॉडी पर एक कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ रेडिएशन को फॉल ना करें तो ये रेडिएशन किस कदर डेंजरस हो सकती हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा इस पर भी डिपेंडेंस है कि जब कोई ह्यूमन बॉडी ये रेडिएशंस रिसीव कर रही है तो उस ह्यूमन बॉडी की एज क्या है। अगर आप चाइल्डहुड में हैं, अगर आप यंग एज में हैं या अगर आप ओल्ड एज में हैं, तो तीनों एजेस में जनरेट होने वाला डैमेज डिफरेंट होगा। क्योंकि जब आप चाइल्डहुड में हैं तो आपके पास एक लॉन्गर लाइफ स्पैन है और इस लॉन्गर लाइफ स्पैन की वजह से रेडिएशंस को एक लॉन्गर टाइम मिलता है फॉर चेंजिंग द सेल ऑफ द बॉडी। और अगर आप एक यंग एज में हैं तो कंपेयर टू चाइल्डहुड आपका लाइफ स्पैन कम है, सो आपका डैमेज कंपेयर टू चाइल्डहुड कम होगा। और अगर आप ओल्ड एज में हैं तो आपका लाइफ स्पैन और भी रिड्यूस हो जाएगा, सो डैमेज का जो फैक्टर है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। सो एज भी एक ऐसा फैक्टर है जो रिसीव होने वाली रेडिएशंस के साइड इफेक्ट्स को जनरेट करता है। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा अगर हम कंपेयर करें डिफरेंट रेडिएशंस या डिफरेंट इंटेंसिटी के डैमेज को तो वो कंपैरिजन करने के लिए फर्स्ट सिचुएशन हम कुछ इस तरह से लेते हैं। हम ये सपोज कर लेते हैं कि सेम रेडिएशंस हैं, सेम इंटेंसिटी है, बट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर फॉल कर रही हैं। सपोज करें कि आपके पास ये रेडिएशंस पहले सिर्फ आपके बाजू यानी आर्म पर फॉल कर रही हैं। सेम रेडिएशन और सेम इंटेंसिटी अब अगर एक फुल बॉडी पर फॉल करे तो क्या दोनों केसेस में डैमेज एक जितना होगा? तो इसका आंसर है नो। दोनों केसेस में डैमेज एक दूसरे से डिफरेंट होगा। फर्स्ट केस में जहां सिर्फ आपके आर्म पर रेडिएशंस फॉल कर रही हैं, वहां मैस रिसीविंग रेडिएशंस इज लेस। जबकि सेकेंड केस में जहां पर होल बॉडी रेडिएशंस को रिसीव कर रहा है, इस केस में मैस रिसीविंग रेडिएशन ज्यादा है। और आपने अभी एक इक्वेशन देखी जिसमें आपने ये देखा कि डोज इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रेडिएशंस पर यूनिट मैस। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ रेडिएशंस इज इक्वल टू डोज इनटू मैस। इसका मतलब ये है कि अगर सेम डोज है लेकिन अगर डिफरेंट मैसेज हैं तो आपके पास एनर्जी डिपॉजिटेड इज डिफरेंट। फर्स्ट केस में क्योंकि मैस कम है तो एनर्जी भी डिपॉजिट कम होगी। सेकेंड केस में मैस ज्यादा है तो एनर्जी डिपॉजिटेड इज ग्रेटर। सो ये तो था कि अगर सेम रेडिएशन सेम इंटेंसिटी के साथ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर फॉल करती हैं तो क्या इफेक्ट या डैमेज कॉज करती हैं। अब हम दूसरी सिचुएशन लेते हैं जिसमें हम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस लेंगे और उनकी सेम इंटेंसिटी और सेम बॉडी पार्ट पर फॉल करेंगे और देखेंगे कि क्या इनका डैमेज सेम है या डिफरेंट है। तो अगेन इसका आंसर है कि इनका डैमेज एक दूसरे से डिफरेंट होगा। आपने देखा कि अगर हम अल्फा, बीटा या गैमा रेडिएशंस को सेम इंटेंसिटी में सेम बॉडी पार्ट पर फॉल करें तो अल्फा रेडिएशन सिर्फ आपकी स्किन तक ही एब्जॉर्ब होंगी, जबकि बीटा टिश्यूज तक पेनिट्रेट करेंगी और गैमा उससे ज्यादा पेनिट्रेट कर जाएंगी। सो इनकी पेनिट्रेशन पावर एक दूसरे से डिफरेंट है। सो इस वजह से ये जो डैमेज कॉज करेंगी वो भी एक दूसरे से कंपैरेटिवली डिफरेंट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह डिफरेंट रेडिएशंस डिफरेंट डैमेज कॉज करती हैं और हर रेडिएशन का बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट डैमेज है। ऑल्दो
अगर आप सेम अमाउंट भी इन रेडिएशन की यूज कर लें, फिर भी इनका डैमेज पार्ट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता जाता है। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि रेडिएशन एक्सपोजर कैसा होता है और फिर उस रेडिएशन एक्सपोजर से लिंक्ड डिफरेंट यूनिट्स क्या क्या हैं जिनको यूज करके आप किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से इमिट होने वाली रेडिएशंस, और फिर इन रेडिएशंस को जब आप किसी बॉडी पर फॉल करें तो बॉडी इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे, तो किन यूनिट्स में आप एब्जॉर्ब डोज को मेजर करेंगे, ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड विद द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द रेडिएशंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बट टिल देन, अल्लाह हाफिज।